है लेकिन बीच में कुछ दिख ही नहीं रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो चारों तरफ लाइट और बीच में कुछ दिख नहीं रहा है तो आप बोलोगे सुरंग जैसा। हाँ, क्या दिखेगा? ये सुरंग है, कोई होल है और वो होल में कुछ दिखता नहीं, नॉन विजिबल। और जो विजिबल नहीं है उसी को हम कहते हैं ब्लैक। जैसे बोला गया ब्लैक मनी, तो ऐसा पैसा जिसका अता पता नहीं, उसे क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी। ऐसे ही यहाँ पे ये दिखाई नहीं देगा तो उसे क्या बोला? ब्लैक। और कैसा दिख रहा? होल जैसा, तो बना ब्लैक होल। समझ गए? यही ब्लैक होल है। और ये जो मटेरियल है वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है तो बोला गया कि कैसा मटेरियल है? डार्क। तो उसका नाम क्या पड़ा? डार्क मैटर। तो डार्क मैटर क्या है? मटेरियल हैविंग वेरी हाई डेंसिटी और वेरी हाई एस्केप स्पीड, फ्रॉम देयर विल नो लाइट विल रिफ्लेक्टेड बैक। वहाँ से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों ब्लैक बॉडी, इसी को कहते हैं डार्क मैटर, इसी को लोग कहते हैं ब्लैक होल। तो समझ में आया ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट? तो ये कौन सा मैटर हो गया? डार्क मैटर। तो डार्क मैटर यही है। अब कोई पूछे कि डार्क मैटर कौन सा मैटर है, तो बोलिए अबे कोई ऐसा मैटर ले ले जिसका एस्केप स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो, है वही डार्क मैटर। तो जितने मैटर ऐसे हैं स्पेस में वो हमें दिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें दिखता तो लाइट है ना, और लाइट वहाँ से आता नहीं, तो फिर हमें कैसे दिखेगा? तो यही है डार्क मैटर का सिंपल कॉन्सेप्ट। समझ आ जाए? ब्लैक होल चिल्लाता है पब्लिक, डार्क मैटर चिल्लाता है, कोई मुसीबत है? ये डार्क मैटर है। ऐसे एक एनर्जी होती है डार्क एनर्जी, जैसे भूत प्रेत। हाँ, भूत प्रेत एक एनर्जी है ना। अब वो कौन सी एनर्जी है? डार्क एनर्जी है। अब किसी दिन डार्क एनर्जी बताएंगे थोड़ी दिन बाद कि भूत प्रेत का क्या खेल है। चलिए अभी हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। तो बच्चों ग्रेविटी के इफ़ेक्ट में मेरे को ये समझाना था आपको। अगला पॉइंट अब लेना है। अब आप यहाँ पे लिखोगे, अब आगे थोड़ा सा थ्योरी बढ़ाओ पहले तब। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लैनेटरी मोशन पे ना कोई लॉ किसी ने दिया था। किसने दिया था बच्चा लोग? हाँ, केपलर। अब सोचो केपलर उस समय ये कब लॉ लिखे थे? तब समझो कितने बुद्धिमान रहे होंगे। आपको समझ नहीं आ रहा, वो बिना समझे ही लिखे रहे होंगे क्या? आखिर वो उस समय कितना समझदार रहे होंगे। तो इससे कई बार ऐसा लगता है कि अब लोग नासमझ होते हैं। पहले के लोग ज़्यादा समझदार होते थे और अब के लोग नासमझ हैं। क्यों नासमझ हैं? क्योंकि उधार का ज्ञान नहीं चलता। मोबाइल देखते हैं तो उधार का ज्ञान है। ज्ञान तब होगा जब आप खुद सोचो। कोई चीज़ आप अपने टीचर से जान लो, जानने के बाद उस पर खुद सोचो कि ऐसा सर ने बताया, तो फिर आप कुछ सोचोगे। तो बच्चों जो मैंने बताया उससे आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। आपको कुछ चीज़ थोड़ी बहुत तो पता चल ही जाएगा आगे का। यही बोलते हैं हम लोग थिंकर, हायर लेवल का जो थिंकर है वही रैंक लाता है। तो आपको ऐसे ही हमेशा सोचना है। जब कोई भी सवाल लगाओ तो थोड़ा सोचा करो कि आगे पीछे भी कुछ हो सकता है क्या। और कई बार आप एग्ज़ाम दीजिए, या तो आपको अभी पेपर दे दिया जाए तो क्वेश्चन पेपर देने के बाद आपको लगता है कि ये एक बार मेरे दिमाग में सवाल आया था और आपने काम नहीं किया, वो एग्ज़ाम में पूछा है, आपका नंबर कम हो गया। तो इसलिए हमेशा लॉजिकल बात सोचा करो। तो केपलर का जब मैं नाम लेता हूँ तो ये बताता हूँ कि बताइए उस समय इन्होंने कितना सोचा होगा। कोई सामने चीज़ दिखती तो सोच लेते तो भी ठीक था, ऐसी चीज़ सोचे जो उनको दिखता भी नहीं था और बिना देखे ही लिख डाले, और जो लिखे आज तक सही है। इसलिए ये बहुत बड़े जीनियस थे। अब बच्चों केपलर्स लॉ शुरू करो लिखना। केपलर्स लॉ इन्होंने 3 लॉ दिया था, जैसे न्यूटन ने दिया है। ज़्यादा लोगों ने 3 लॉ दिया है। अब केपलर का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है? आप लोग अब पढ़े हो तो हमें बताते हुए बताओ। फर्स्ट लॉ इसे क्या बोलते हैं? शाबाश, लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। हाँ, एकदम सही था। ये ऑर्बिट का लॉ है। अब बच्चों लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट क्या है? मतलब इन्होंने ये बताना चाहा कि प्लैनेटरी सिस्टम में हमारे प्लेनेट का ऑर्बिट कैसा है। मतलब अर्थ अगर सन के चारों तरफ मोशन कर रहा है तो इस अर्थ का ऑर्बिट कैसा है,
तो उन्होंने उसी को बताया था। तो कैसा ऑर्बिट बताया था? सर्कुलर नहीं बताया था ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट बताया था। तो बच्चों उन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट है वो ऐसा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो इन्होंने लिखा कि जो ऑर्बिट है इलिप्टिकल है, पर इन्होंने एक गड़बड़ी कर दी थी। इन्होंने सारी बात सही नहीं बताई थी। इन्होंने ये गड़बड़ी कर दिया था कि सन को इन्होंने रेस्ट में मान लिया था, लेकिन सन रेस्ट में नहीं है। सन का मोशन है, सन भी अपने एक्सिस पर घूमता है। और जब हम उसको अब लेते हैं तो जो ला आपने पढ़ा है सब बदल चुका है, और जो बदल चुका है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आज हम इस ला का कहीं यूज नहीं करते, इस ला को केवल पढ़ाने के लिए यूज करते हैं, थोड़ा बच्चों को ज्ञान हो जाए। बाकी ये सब रद्द हो चुके हैं, समझ गए? आपके सिलेबस में नहीं रद्द हो गया है, आपको सिलेबस में वही है जो मैं बोलूँगा। लेकिन आज अगर हमें पढ़ना है तो मैं इसे नहीं पढ़ता, हम दूसरे तरह से पढ़ता हूँ। और वो जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? डॉपलर ने। और दुर्भाग्य ये है कि डॉपलर का इफ़ेक्ट आपके सिलेबस से हटा दिया। डॉपलर का इफ़ेक्ट इतना बढ़िया था, बच्चों का उस पर एक क्वेश्चन पक्का आ जाता था, इतना डेप्थ में था। लेकिन अब क्या किया? उसको रिड्यूस कर दिया, मिनिमाइज़ कर दिया, हटा दिया। ट्रांजिस्टर इतना अच्छा टॉपिक था, उसे पढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आती थी, उसको काट दिया। ऐसा आदमी फिजिक्स का सिलेबस सेट किया जिसको फिजिक्स कभी नहीं आता था, और फिजिक्स से वो सबसे डरता हुआ इंसान था। और जो उसको गड़बड़ लगता था काट दिया, बोला कि जो मेरे को नहीं आया उसे किसी को नहीं पढ़ना है। और जो काटा है वो सब इम्पॉर्टेंट बात है। अरे उसको काटना ही था तो बहुत सारे चीज़ थे जो यूजलेस है, उसको हटा देता। चलिए बच्चों ठीक है, इधर सुनो। अब इसने लिखा कि ऑर्बिट कैसा है? एलिप्टिकल है। और सन कहाँ पे होगा? सन एट फोकस। और सन को क्या माना था कि रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट में है। अगर कोई भी बॉडी, ये जान लो, कोई बॉडी घूम रहा है किसी के सराउंड में, और वो सराउंड में कोई घूम रहा है और वो बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में तभी होगा जब उसमें इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा। इनर्शिया का मतलब मूर्खता वाला क्वालिटी, उसे कहेंगे पत्थर दिल इंसान, जिसके चारों तरफ घूम रहा है लेकिन उसको कोई दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो पत्थर है। अगर कोई बॉडी घूम रहा है और जिसके अबाउट घूम रहा है, अगर वो नहीं चला तो उसका मास क्या होगा? इनफाइनाइट। तो किसी का मास इनफाइनाइट नहीं है, इसका मतलब जिसके अराउंड कोई घूमेगा तो जिसके अराउंड घूमेगा उसे घूमना पड़ेगा। अगर आप जिस चीज़ को टारगेट बना के चलोगे वो अभी आपके पीछे पीछे चलेगा। तो सक्सेस के पीछे हम नहीं दौड़ते, सक्सेस मेरे पीछे दौड़ता है, क्योंकि हम उसके लिए सारा प्रयास करते रहते हैं और फिर हम अपना काम करते हैं। उसको आना है, आना ही है। यही यहाँ पे फिजिक्स की थ्योरी है। तो अभी हमने क्या माना है कि सन कहाँ पे है? फोकस पे। और उसको मैंने क्या माना? रेस्ट पे। ये गलत इन्होंने माना था, लेकिन वही सिलेबस है, क्या करोगे? गलत ही पढ़ लो थोड़ा सा। बच्चों सन फोकस पे होगा। अब इसका फोकस है कहाँ पे? बच्चों ये दो एक्सिस है, जैसे अर्थ है ना, तो जैसा अर्थ है वैसा उसका ऑर्बिट भी है, ऐसे अर्थ भी है, और जैसा है वैसे ही चक्कर भी मचाता है, उसी तरह के ऑर्बिट में घूम भी रहा है। इसमें दो रेडियस है। एक रेडियस ये वाला है, इसे हम लोग कहते हैं, मैथ की भाषा में अगर बोला जाए तो मेजर एक्सिस बोलते हैं, और इसको बच्चों हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। ए और बी में एक रिलेशन होता है मैथ के लोगों का, वो रिलेशन क्या है वो बता दूं। अगर कोई भी बच्चों, कोई भी जैसे सर्किल है, अगर कोई सर्किल है और अगर सर्किल नहीं है, कोई और भी कर्वेचर है, तो उसको समझने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है इसेंट्रिसिटी। क्या नाम है? हाँ, उसको पढ़ो, बायोलॉजी के लोग पढ़ो, क्या पढ़ रहा है? इसेंट्रिसिटी सिलेबस में है,
उसे किससे लिखते हैं? स्मॉल ई। देखना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मत समझ लेना। तो यहाँ पे हम लोग इसका एक इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर ई का मान 1 हो जाए तो ये फिर क्या हो जाएगा? बी का मान 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है। तो ई की वैल्यू क्या होना चाहिए? ई की वैल्यू क्या होना चाहिए? बिकॉज शुड भी पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं तो इमेजिनरी आ जाएगा। तो बच्चों इसे पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव आना चाहिए और 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हमेशा ई का मान क्या होगा? 1 से छोटा होगा। सही है? तो एलिप्स का इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है। अब यहाँ पे इसे हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं। देखो इसे लिख दूँ तब आगे बढ़ाऊँ। तो इसे सिस्टमेटिक लिखते रहेंगे। अब यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर, चलो भाई बताओ, ए स्क्वायर हो गया माने ए हो गया, और एक 1 प्लस ई हो गया, और एक हो गया ए इंटू 1 माइनस ई हो गया। ये बच्चों इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इट्स एक्सिस। 2 एक्सिस है या 2 रेडियस है, उन दोनों में रिलेशन है। अब इधर आते हैं, सन फोकस पे है। यहाँ पे कहाँ पे फोकस है बच्चों? फोकस किस जगह है? तो फोकस, अगर वो फोकस कहाँ है इसका मतलब वो सेंटर नहीं है, नहीं तो लिखता सन इज एट सेंटर। इसका मतलब सन इज एट सेंटर नहीं लिखा है ना, सन कहाँ लिखा है? इज एट फोकस। तो फोकस का मतलब है अदर देन सेंटर। अब सेंटर के अलावा कोई भी पॉइंट लोगे तो एक लेफ़्ट में मिलेगा तो एक राइट में मिलेगा, और सेंटर ही एक पॉइंट है जो बीच में है। अगर उसके अलावा कोई पॉइंट लोगे तो एक इधर मिलेगा और एक उधर मिलेगा। इसका मतलब फोकस कितने हैं? 2 है। अब कोई फोकस, एक फोकस पे हमें सन को रखना है। देखो एक फोकस यहाँ पे होगा क्योंकि सेंटर तो है नहीं है, और बच्चों एक फोकस यहाँ पे होगा। 2 फोकस है। अब अगर 2 सन होता तो दोनों फोकस पे रहता। आपको 2 सन दिखता है क्या? तब एक ही सन है। कहीं एक जगह रख लो जहाँ आपको अच्छा लगता हो, चाहे इधर रख लो चाहे उधर रख लो। तो हमारी तरफ हमें अच्छा लग रहा, हम अपने तरफ ही मान लेते हैं कि सन इधर ही है। तो बच्चों फोकस तो 2 है, लेकिन सन दोनों फोकस पे थोड़ी होगा, एक जगह होगा। अब एक जगह जहाँ होगा वो मैंने यस माने सन मान लिया। अब ये सन का लोकेशन हो गया। अब देखो मैथ का एक मैथ की बात है बच्चों, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ई ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक वही ई ए। मतलब सेंटर से फोकस के बीच का गैप क्या है? ई इंटू ए। अब देखो अगर ये प्लैनेट तो चल रहा है, बहुत जगह चलेगा, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे हम। तो 2 जगह हम देख रहे हैं, एक यहाँ पे देख रहे हैं, इस जगह प्लैनेट इधर जा रहा होगा, और बच्चों एक प्लैनेट जब वहाँ से इधर आएगा तो इधर जा रहा होगा। ये वाला जो रेडियस होगा सन से, आर मैक्सिमम है, ये आर मैक्सिमम है। मतलब मैक्सिमम कितनी दूरी पर सन से अर्थ है, और ये वाला क्या होगा बच्चों? आर मिनिमम होगा। ये आर मिनिमम है और वो वाला आर मैक्सिमम है। अब आर मिनिमम की वैल्यू कितनी है और आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? अब आपको अगर दिख रहा हो तो देख के बता दो बच्चों। एकदम नेचुरल आप बताना शुरू करो, ठीक है? एकदम देखते जाओ, बताते जाओ। तो आर मैक्सिमम जब पूछूंगा तो देखो इतना डिस्टेंस तो ए है, और इतना प्लस और करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे? a इंटू 1 प्लस ई। और अगर आर मिनिमम पूछा जाए, ये a में ई ए माइनस कर दो, तो a इंटू 1 माइनस ई। इसे बोलते हैं कहाँ पे मैक्सिमम दूरी कहाँ तक होगा प्लैनेट, और मिनिमम कहाँ पे होगा। तो कभी पूछ ले कि मैक्सिमम डिस्टेंस
मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पे है, कितना है, तो आप इसे लिखोगे। ए का मान दिया रहेगा, ई का मान दिया रहेगा तो रख लोगे, या जो पूछेगा वो बताएंगे आप। बच्चों ये आर मैक्सिमम और आर मिनिमम हो गया। ये आपके पास दूसरा रिजल्ट आ गया। पहला रिजल्ट यहाँ पे है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब यहाँ पे ना एक बात और आप बताना। जैसे मैंने आपसे ये पूछ लिया कि आर मैक्सिमम 10 मीटर 10 किलोमीटर है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या आर मैक्सिमम मैंने बोला कि R1 है और आर मिनिमम मैंने बोला 2R, नहीं गलत बोला, आर मिनिमम मैंने मान लो R0 है और आर मैक्सिमम माने 2R0 है। इधर R0 है उधर 2R0 है, ऐसा क्वेश्चन में दे दिया। तो आपसे पूछेगा कि बताइए जो माइनर एक्सिस है ये B, वो भी तो एक रेडियस है, तो उस B की वैल्यू कितनी होगी। अब B की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। अब यहाँ मैं वैल्यू वही लिखने वाला हूँ जो भी मैंने पढ़ा ना, उसी को लिखना मेरे को। तो आप क्या लिखोगे, B² बराबर R मैक्सिमम और R मिनिमम। तो बच्चों B का मान क्या आया, रूट के अंदर R मैक्सिमम इंटू R मिनिमम, राइट। जैसे आपसे बोला कि R मिनिमम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, R मैक्सिमम 9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1.49 माने 1.5 मान लो लगभग, इंटू 10⁻11, कितना बोला, 10⁻11 मीटर। तो ऐसे वैल्यू कोई दे दे तो पूछेगा कि सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, तो आपको यहाँ से मिल गया। बच्चों दूसरी बात सुनो, अब ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है, आर मैक्सिमम अपान आर मिनिमम मैंने लिखा नहीं, आर मिनिमम अपान आर मैक्सिमम लिखूँगा। बोलो भाई आर मिनिमम अपान आर मैक्सिमम कितना होगा, इसको डिवाइड कर दो, 1 माइनस ई अपान 1 प्लस ई। अब जैसे लिखा कि इफ़ आर मैक्सिमम रेशियो आर मिनिमम बराबर 3:1, ये लिखा है कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का रेशियो 3:1 है। तो बच्चों आपसे पूछा है कि देन फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी, तो क्या पूछा है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी स्मॉल ई। अब मेरे को ई का मान निकालनी है, अभी की वैल्यू निकल ही जाएगा। क्या करना चाहिए, कंपोनेंडो और डिविडेंडो करो। चलो भाई यहाँ पे बताओ, कंपोनेंडो डिविडेंडो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। बच्चों आपको ई ऊपर ले जाना है, ई ऊपर ले जाना है। तो अगर ई ऊपर ले जाना है तो क्या लिखोगे, आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम अपान आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम बराबर स्मॉल। इसेंट्रिसिटी आ गई। अब उसमें लिखा है कि रेशियो इज गिवन 3:1, तो आप 3 - 1 और 3 + 1, तो 2/4 माने 1/2 हो गई। तो इसेंट्रिसिटी इसकी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब आपको एक रिजल्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। ये सब केपलर ने बताया था, यही आपके सिलेबस में है, पेपर में आता है, नीट के एग्ज़ाम में इसेंट्रिसिटी कितनी है। हटा रहा हूँ इसे। आगे बढ़ाऊँ। बच्चों शिफ्ट कर रहा हूँ, लिख रहे थे क्या, थोड़ा स्पीड अप करो अपने आप को। अब बच्चों ऑर्बिट के लॉ में तो अभी मैंने ऑर्बिट का प्रोफार्मा पढ़ा कि 2 रेडियस है, इसेंट्रिसिटी है
उनमें क्या रिलेशन है, ये तो ऑर्बिट की अपनी बात हो गई। अब ऑर्बिट में जो बॉडी चल रही है अब उसकी बात करो। अभी किसकी बात हुई? ऑर्बिट का। अभी घर और की बात हो गई। अब घर में जो लोग रह रहा है उसकी बात करेंगे। अब उस ऑर्बिट में जो बॉडी चल रहा है उसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे जो ऑर्बिट में ये बॉडी मोशन कर रहा है तो ये दो लोकेशन पे दिखाया जा रहा है, एक यहाँ पर एक वहाँ पर। ये जगह का नाम बताइए बच्चों। इस पॉइंट का नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं एपोजी पॉइंट। एपोजी पॉइंट या इसे कहा जाता है अपहेलियन पॉइंट। इसे बोलते हैं अपहेलियन पॉइंट, उसे एपोजी बोलते हैं। और यहाँ पे जो इस जगह है इसका नाम दूसरा है, जो मिनिमम डिस्टेंस है उसे हम लोग कहते हैं पेरेजी पॉइंट। इसे लिखेंगे पेरेजी। इसी का नाम दूसरा है पेरीहेलियन। जैसे वहाँ पे अपहेलियन वैसे यहाँ पे पेरीहेलियन। ये पॉइंट इसका नाम है। अब केपलर ने अपने गांव की भाषा में लिखा है इसलिए उन्हीं की भाषा लिखना है। हमें अगर अपनी भाषा में लिखना है तो मैं बोलूँगा नियरेस्ट और उसे बोलूँगा फार्थेस्ट। ये नियरेस्ट पॉइंट है और वो फार्थेस्ट पॉइंट है। लेकिन ला जब केपलर का है तो अपनी भाषा कैसे यूज करोगे? जो लिखा वही लिखेंगे। अच्छा चलिए बच्चों, अब आप लोग आगे बढ़िए। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है बच्चों? लोग बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? हाँ, ये फोर्स है सेंट्रल फोर्स। हाँ, अट्रैक्टिव भी है, कंजर्वेटिव भी है, पोजीशन डिपेंडेंट भी है, एक्सचेंज भी है, बहुत नाम है। अब यहाँ पे इसका नाम क्या है? सेंट्रल फोर्स। क्योंकि जो फोर्स होगा ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, और अगर कोई फोर्स सेंटर से पास करे तो वहाँ पे कभी टार्क नहीं आएगा। तो अगर ये सेंटर से पास कर रहा है तो बच्चों यहाँ पे टार्क हमेशा क्या होगा? जीरो। आप पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर में एक भी सवाल कहीं नहीं देखोगे जहाँ पे टार्क लिखा हो। कभी टार्क वर्ड इस चैप्टर में नहीं आता। ग्रेविटेशन में डालो टार्क वर्ड तो लिखेगा नो मीनिंग। इसलिए टार्क नहीं आता कि फोर्स कैसा है? सेंटर। यहाँ घूम ही टहल रहे हैं सब, लेकिन कहीं टार्क वर्क नहीं है। ये टार्क वाला फोर्स नहीं है, टार्क वाला इफेक्ट नहीं है, केवल फोर्स है, बट देयर इज नो टार्क। बच्चों अगर टार्क जीरो होगा तो आप लोगों ने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। क्या पढ़ा है? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है ना। लीनियर मोमेंटम तो बदल रहा है, यहीं बदल गया। स्पीड अलग, स्पीड अलग, और मैग्नीट्यूड अगर बराबर होगा तो डायरेक्शन अलग। इसलिए यहाँ कभी लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। यहाँ दो कंजर्वेशन हमेशा होगा। एक कंजर्वेशन होगा एनर्जी का, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, और दूसरा कंजर्वेशन होगा ऑलवेज एंगुलर मोमेंटम का। कोई भी सवाल आपको इस पे लगाना है, आपको मान लीजिए फार्मूला थियरी कुछ नहीं आ रहा है, तो बच्चों आप इसका दो चीज़ लिखो। एक लिखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एक लिखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई भी सवाल दिया होगा लग जाएगा। तीसरा, कोई नाम न मैं लेता हूँ, न लिखता हूँ, न लिखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो एंगुलर मोमेंटम का बच्चों फार्मूला रोटेशन पढ़ के आ रहे हो तो क्या लिखा है? mv/r बराबर कॉन्स्टेंट। इसका मतलब v डिपेंडिंग ऑन इट्स रेडियस एज सच, मोर रेडियस लेस स्पीड। तो जब सन के नज़दीक हमारा प्लैनेट होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगा, और सन से जितना दूर होगा तो उसकी स्पीड कम होगा। तो ये v और r का ये रिलेशन हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे दो जगह स्पीड देख रहे हैं। एक जगह आप स्पीड यहाँ देख रहे हो बच्चों vp, और एक आप यहाँ पे स्पीड देख रहे हो va। अब आप इस स्पीड का रेशियो बता दो जल्दी से। पेरेजी पॉइंट और अपोजी पॉइंट पर स्पीड का रेशियो मैं लिखूंगा ना, आप तब जब मैं लिखूंगा तब बताना। तब तक अपना सेट किए रहो कि क्या बोलोगे।
इधर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम अपान वेलोसिटी मिनिमम बराबर वेलोसिटी मैक्सिमम माने पेरेजी पॉइंट और मिनिमम माने अपोजी पॉइंट। ये मेरे को चाहिए। अब बच्चों ये मेरे को चाहिए, अब इसका रेशियो चाहिए। अब आप क्या करोगे, MVR कांस्टेंट है तो आप यहाँ पे लिखोगे ना V मैक्सिमम इंटू R मैक्सिमम, राइट, बराबर V मिनिमम इंटू R मिनिमम। अब आपको लिखना है V मैक्सिमम अपान, उल्टा लिख दिया क्या, ठीक है ना, तो V मैक्सिमम अपान V मिनिमम। अच्छा यहाँ पे देखो V, पहले उसको समझ लो। V और R का मल्टीपल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब आप एपोजी और पेरेजी पॉइंट से समझो। हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे मत लिखो, ये कन्फ्यूजन करेगा, ऐसे नहीं लिखना इसको, वो ऐसे लिखा है, लिखा रहने दो। अब यहाँ देखो बच्चों, आप यहाँ पे ऐसे लिखो VA माने कौन सा स्पीड, अपोजी पर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे R। वो कैलकुलेशन जो लिख रहा था वो कन्फ्यूजिंग वर्ड था, क्यों, यहाँ पे स्पीड मिनिमम है और डिस्टेंस मैक्सिमम है। बात समझ आ गई होगी अब। इसलिए यहाँ पे हम स्पीड लिखेंगे अपोजी और इसका R की जगह क्या लिखोगे, R मैक्सिमम लिखोगे, और वैसे नहीं तो आपको दिक्कत करता। तो V अपोजी इंटू R मैक्सिमम वैल्यू रखवा लो, और चलो बाद में रखवाना। चलो बच्चों VP इंटू R मिनिमम। हाँ, अब आप लिखोगे अपोजी पॉइंट अपान पेरेजी पॉइंट का स्पीड रेशियो, और यहाँ पे R मिनिमम हो जाएगा 1 माइनस E और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस E। ये आपका दूसरा रिलेशन आ गया। VA अपान VP बराबर 1 माइनस E अपान 1 प्लस E। बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड मैं लिखना चाहता हूँ। आप बताइए VA की जगह स्पीड क्या लिखना है, मिनिमम, और VP की जगह हाँ मैक्सिमम, और मिनिमम है तो कम होगा तभी तो 1 माइनस E है, और मैक्सिमम है तो ज़्यादा होगा तभी तो 1 प्लस E है। अब अगर मैं जैसे आपसे मैंने पूछा था R मैक्सिमम और मिनिमम दे के E का मान, ऐसे ही आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड देकर E का मान, तो E का मान निकालूंगा बच्चों, कंपोनेंट और डिविडेंड यूज़ करूंगा, मैं लिखूंगा और आप तुरंत बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे। क्या लिखोगे भाई, V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम अपान V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम बराबर स्मॉल e। ये भी आप लिख सकते हैं। अब अपोजी पॉइंट पेरेजी पॉइंट का स्पीड और इसेंट्रिसिटी में ये सब रिलेशन आ गया। अभी बच्चों आपने रेशियो निकाली है मैक्सिमम मिनिमम का, मैक्सिमम मिनिमम की डिफरेंस निकाली है, लेकिन मैं मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि यहाँ की एक्चुअल वैल्यू बताएं आप, यहाँ का एक्चुअल वैल्यू बताइए आप, इस जगह की स्पीड और उस जगह की स्पीड बताइए, कितनी स्पीड है वो बताइए। अब वो कैसे निकालोगे, अब उसके लिए हमारे पास कितने अननोन हैं, 2। कौन कौन, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, तो कम से कम कितने इक्वेशन होंगे, 2। एक आएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से और एक आएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आएगा। अब आप ये दोनों कंजर्वेशन को कॉपी पे तो लिख लो, लगाना नहीं है लेकिन कॉपी पे लिखने का तो तरीका पता होना चाहिए। तो बच्चों अब आप आगे बढ़ने वाले हैं, इससे आगे जाने वाले हैं, और यहाँ मैं मिटा देता हूँ। ये V वेलोसिटी जो लिखा है V प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये V कौन सी वेलोसिटी है, इसका नाम क्या है, इस वेलोसिटी का नाम बताओ। ऑर्बिट में चलेगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, नाम तो यही पड़ेगा ना। तो अगर वो ऑर्बिट में चलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्बिट में चलने वाली वेलोसिटी है। अब वही कहीं अपोजी बोले जाएगा, कहीं पैरेजी बोला जाएगा, बट इट्स नेम इज ऑर्बिटल वेलोसिटी।
तो ऑर्बिटल वेलोसिटी और आर में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, राइट। ये समझ आया। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अभी मैं कंजर्वेशन लिखूंगा और आप सब बोलोगे। बताओ बच्चों, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं? लीनियर मोमेंटम कंजर्व है क्या? अभी तो बोल रहे हैं हाँ कंजर्व है। ज़्यादा देर तक सो लिए थे क्या? उल जलूल बोल रहा है। अब चलो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखवाना है। दोनों पॉइंट पे बोलते जाना, मैं लिखता जाऊँ। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चों लोग, मैं लिखूं आप बोलोगे? चलो बोलो। VA इंटू स्मॉल a इंटू 1 प्लस e, राइट। VP इंटू स्मॉल a 1 माइनस e। ना समझ में आया हो तो बताओ, समझ में आया हो तो लिखो। तो VA बराबर क्या हुआ? VP इंटू 1 माइनस ई अपान 1 प्लस ई। बच्चों ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा हुआ सवाल था इसी जगह। उसमें लिखा था कि ऑर्बिट की सेंट्रिसिटी फिजिक्स के ओलंपियाड के पेपर का सवाल था। उसमें लिखा था कि ऑर्बिट की सेंट्रिसिटी 1/7 है, 1/7 है। और लिखा था कि जो सन के नज़दीक वाला पॉइंट है उसकी स्पीड लिखा हुआ था कि 7 किलोमीटर पर सेकंड है। तो बताइए कि सबसे दूर वाले पॉइंट का स्पीड क्या होगा? तो सबसे दूर वाला ही तो ये है। यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे 1 माइनस 1/7, यहाँ पे 1 प्लस 1/7। जो आया लिख पढ़ के अपना छुट्टी पाया। 7 इंटू 6/8 किलोमीटर पर सेकंड। तो ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट है, कभी कभी आते रहते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे ही आपको ये सवाल दिखाई देगा खुश हो जाओगे कि लो यही तो पढ़ते थे रोज़। अब चलिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे एक इक्वेशन नंबर 1 डाला और बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन लिखवा दो बस। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जब आप एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ोगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगा कुछ और चीज़ों का, कि किसके अबाउट ये घूम रहा है उसका मास, और कौन घूम रहा है उसका मास। तो यहाँ पे जो घूम रहा है वो स्मॉल है और जिसके अबाउट घूम रहा है वो बड़ा है, और जो घूम रहा है वो छोटा है। तो छोटा वाला स्मॉल एम घूमने वाला और कैपिटल माने सेंट्रल बॉडी। अब अच्छा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखवाना ज़रा, पहले अपोजी पर फिर पेरेजी पर। बच्चों चलो 1/2 mva², राइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलना है। क्या लिखोगे?